नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये संविधान का आपका 10वां भाग होगा। इसके पहले आपके टोटल 9 भाग हो चुके हैं और ये मौलिक अधिकार का दूसरा भाग है। जो पहला भाग होगा आपका वो भाग 9 में होगा। ये मौलिक अधिकार का क्या होगा, दूसरा हिस्सा होगा। जो पहला हिस्सा है वो भाग 9 में, इसको हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको मौलिक अधिकार का पहला भाग मिल जाएगा, जो कि किस में है, भाग 9 में है और ये आपका 10वां है। तो यहाँ हम देखेंगे संविधान का जो भाग है आपका ये 10वां है, मौलिक अधिकार है। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिए गए हैं। इनका उल्लेख 12 से 35 किया गया है अनुच्छेद में। और क्या कहते हैं, अगर यहाँ से ये पूछे इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल संविधान में इनकी संख्या 7 रही है, लेकिन 44वां संशोधन करके 1978 में इनकी संख्या 7 से क्या 1 कम कर दी गई। जो आपका 1 कम किया गया है वो आपका संपत्ति का अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में क्या है, आपका विधिक अधिकार है। क्या है, आपका विधिक अधिकार है। अब ये पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किसमें रखा गया है, तो 300 का में रखा गया। किसमें रखा गया है, 300 का में रखा गया है। और अगर ये पूछे कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार जब रखा गया है तो इसके पहले जब मौलिक अधिकार में था तो इसका उल्लेख किसमें किया गया, 31 में किया गया। तो हम आगे पढ़ेंगे। कल आपके 2 हो चुके हैं, समानता का अधिकार और आपका हो गया है से स्वतंत्रता का अधिकार। आज आपका तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। 23 और 24 में क्या है, शोषण। तो 23 और 24 लोगों ने क्या किया, बहुत शोषण किया। 23-24 लोगों ने क्या किया है, बहुत शोषण किया है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये 23-24 है। तो इसमें हम देखेंगे, ये आपका पहला है आपका अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन। तो इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। तो इसका जो उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 23 में। जैसे हम कहते हैं पुराने समय में क्या होता था, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे निम्न वर्ग के लोगों का क्या शोषण करते थे, तो उसी पे इस पे क्या है, मनाही की गई है। इसमें और भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम। तो इन सब का जो उल्लेख है अनुच्छेद 23 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 23 में किया गया है। फिर हम आते हैं 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पे काम पे नहीं लगा सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पे अगर कोई बच्चा है 14 साल से कम है तो उसको क्या है, काम पे नहीं लगा सकते हैं। तो इसकी भी मनाही है किसमें, अनुच्छेद 24 में। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 क्या है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, और 24 क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पे काम पर नहीं लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 25 से 28 से है। 25 से 28 क्या है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 से 28 है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें भी देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद है आपके, 25, 26, 27, 28। तो 25 में हम देखेंगे सिखों, यहाँ लिखा हुआ है सिखों। तो सिखों से हम यहाँ देखेंगे कि जो सिख धर्म में जो 5 वस्तुएं रखने का इनका अधिकार है, 5 वस्तुएं रखने का अधिकार है, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया, 25 में किया गया है। किसमें किया गया है, 25 का कह सकते हैं, 25 फर्स्ट कह सकते हैं। उसमें सिखों को जो पगड़ी है, कृपाण है, तो ये सब चीज़ें जो रखने का अधिकार है तो उनको कि किसमें रखा गया है, 25 फर्स्ट में रखा गया है इन्हें। अब जैसे हम कहते हैं अगर हम लोग जाते हैं बाइक चलाते हैं तो क्या हम लोग हेलमेट ज़रूरी है, लेकिन जो सिख धर्म के लोग होते हैं तो उनको हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका अगर उनसे पुलिस वाला कोई चालान उनका करता है तो क्या उसके ऊपर मानहानि का केस हो सकता है। तो क्योंकि सिख धर्म को हेलमेट न लगाने के लिए क्या कह सकते हैं, उनको अधिकार, ये मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पगड़ी पहने हुए होते हैं। उसके बाद देखेंगे हिंदू शब्द का अर्थ। तो हिंदू शब्द का अर्थ मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, 25 सेकंड में किया गया है। किसमें किया गया है, 25 सेकंड में किया गया है। और यहाँ ये बताया गया है कि हिंदू शब्द के 3 अर्थ हैं, सिख, बौद्ध, जैन। क्या है आपके, सिख, बौद्ध, जैन। तो सिख, बौद्ध, जैन ये हिंदू शब्द के अर्थ बताए गए। तो कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है तो उसके जो अंग हैं कौन, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हिंदू धर्म के ही क्या हैं, ये अंग हैं। और इस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। फिर देखें 26 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 26 यह कहता है कि धार्मिक कार्यों की
प्रबंध की स्वतंत्रता। तो जैसे हम लोग हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम क्या बड़े आराम से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हमको रामायण करानी है, हवन करानी है, भगवत गीता कराना है, तो किसी भी प्रकार का जो कोई भी है, गंगा पूजा कराना है, तो कोई भी आपका धार्मिक कार्य है, ठीक है, तो उसको जो है करने की क्या है, हम लोगों की स्वतंत्रता है कि हम अपना धार्मिक कार्य बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद क्या है, धार्मिक कार्यों की करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की करने की स्वतंत्रता। तो ये क्या है आपका 26 है। 27 क्या है, धार्मिक कार्यों को संपोषित करना, धार्मिक कार्यों को संपोषित करना। तो संपोषित का मतलब होता है कि उसकी देख रेख, और देख रेख के लिए हम लोग क्या करते हैं, दान, क्या करते हैं, दान। तो आप ये याद रखिएगा कि हम किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च में, किसी भी मस्जिद में अगर हम पैसा दान करते हैं तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इसे ही क्या कहा गया, संपोषित करना। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 27 में किया गया है। तो धार्मिक कार्यों को संपोषित करना, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया, 27। तो संपोषित को आप जानिएगा दान से संबंधित है कि हम लोग मंदिर में दान कर सकते हैं। 28वां क्या है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा, तो कहने का मतलब धार्मिक शिक्षा है उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मान के चलिए जैसे हमको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, तो ये क्या है, यहाँ पे हम जा सकते हैं बड़े आसानी से। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। आगे हम बताएंगे कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर भारत में राष्ट्र शासन लग जाता है तो 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिनका हनन नहीं होता है। बाकी 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसके आगे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, और इसे हम कहते हैं अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसका एक दूसरा नाम भी है अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार, अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार। और इसका उल्लेख किया गया है 29-30 में किया गया है। अनुच्छेद क्या कहता है, तो 29-30 में देखिएगा, 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हम कहें वर्तमान समय में अल्पसंख्यक कौन है, जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ये सब आपके क्या है, ये अल्पसंख्यक हैं। क्या है आपके, अल्पसंख्यक। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदू को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं वो क्या होंगे, आपके अल्पसंख्यक। तो यहाँ याद रखिएगा कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनके हितों का संरक्षण, उनके लाभ के लिए, उनके सुविधा के लिए क्या हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अब यहाँ 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं तो उनकी जो शिक्षाएं है, जैसे मदरसा हो गया, चर्च हो गया, तो इनका जो संरक्षण है ये भी क्या है, उनके लिए उनका एक मौलिक अधिकार है। तो 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और 30 भी वही है, जहाँ हित है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा। तो यहाँ पे हित है और यहाँ पे शिक्षा है। आगे हम देखें, बहुत भी इंपॉर्टेंट है, 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद क्या है, 32 है। आपको ये जानना जरूरी है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है, संविधान की आत्मा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32। नाम क्या है उसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक क्वेश्चन में हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर ऐसे सीधा सीधा आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन जब इसी में नाम बाबा साहेब का जुड़ जाता है, बाबा साहेब ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आपका आंसर होगा मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है, 6वां मौलिक अधिकार है। नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद क्या है, 32। तो आपको याद रखना है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो बाबा का नाम जुड़ जाए, अनुच्छेद 32। अगर बाबा का नाम हट जाता है तो आंसर क्या होगा, प्रस्तावना होगा। ये आपको दिमाग में बैठाना है। अब इसके बाद हम देखेंगे
कि जैसे सुप्रीम, ये SC फॉर सुप्रीम कोर्ट, HC फॉर हाई कोर्ट, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं किसके खिलाफ? अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार के रिट क्या हैं आपके, ये देखिए। तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा आपका परमादेश है, तीसरा आपका प्रतिषेध है, चौथा आपका उत्प्रेक्षण है, और पांचवा क्या है? अधिकार पृच्छालेख है। अधिकार पृच्छालेख। अब ये होते क्या है, इनको जरा समझना है ध्यान से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो सकता है पीछे पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि जैसे हम कह दें कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं, यही क्या कहलाता है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो उसमें यह भी होगा, व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार है, और सही वकील या फिर किसी भी वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो मेन यहाँ पॉइंट ये बनता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है कि कोई भी अपराधी है, अगर अपराध करता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसे ही क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। परमादेश क्या होता है? तो परमादेश का मतलब ये होता है, जैसे हम कह दें कोई भी सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर रहा है, वो अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक आदेश देता है कि आप ठीक से काम करिए, नहीं तो आपके खिलाफ क्या कोई केस हो जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश को ही क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। उस आदेश को ही परमादेश कहते हैं। आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश किसी अधिकारी के खिलाफ पारित किया जाता है, उस आदेश को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण देखेंगे, दोनों लगभग एक ही मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे हम कह दें कोई केस है, कोई केस चल रहा है, कोई केस कहाँ पे आया है? ये आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ पे आया है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आता है तो उसमें ये होता है कि आपको ये याद रखना है कि कोई भी केस है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है तो उससे क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ये कहेगा इससे कि ये आपके क्षेत्र का नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं। तो हाई कोर्ट जो इससे ये कहेगा ये आपके क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे क्षेत्र का है, तो इसलिए इस केस को हम देखेंगे। कौन? हाई कोर्ट देखेगा। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं, अगर हाई कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह दे इससे कि ये जो केस ये है, ये आया है, ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे यहाँ आना चाहिए, तो ये कहाँ आ जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी केस आता है तो वो जो है, जैसे जो निचली अदालत होती हैं, तो उनसे वो केस ले सकती है कौन? ऊपरी अदालतें। तो ऊपरी अदालतें का मतलब होगा सबसे बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई केस यहाँ पे आता है तो उससे क्या है? वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट आदेश दे के ये अपने आप बुला सकता है, स्वतः ही बुला सकता है, क्या है? मेरे यहाँ आ जाना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा उन्नाव में कुलदीप सेंगर वाला केस चल रहा था, तो हाई कोर्ट से क्या हुआ? तो उस केस को क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्या किया है कि ये केस अपने अंडर में कर लिया है। किसके कारण? ये मौलिक अधिकार के कारण। और उससे क्या कहेंगे? प्रतिषेध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिषेध कहेंगे। क्लियर? आगे देखिए उत्प्रेक्षण क्या होता है। उत्प्रेक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे सेम यही कंडीशन जो ये है वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि मान के चलिए कोई केस यहाँ चल रहा है और काफी लंबे समय से, उसे कहते हैं कोई केस लंबित हो गया हो, मतलब कि उसका निर्णय नहीं हो पा रहा हो, काफी समय से चलता चला आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इससे ले लेगा और सुप्रीम कोर्ट इससे ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कोई केस काफी लंबे समय से चल रहा होता है, तो वो केस क्या होता है? जो ऊपरी अदालतें होती हैं अपने आप क्या है? ये ले सकते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षण।
अब अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है? अधिकार परीक्षा लेख का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई भी सरकारी अधिकारी है और वो अपने किसी पद पे क्या है, वो बैठ गया है और बाद में पता चलता है कि वो उस पद पे बैठने के योग्य है या नहीं है, तो इसकी जांच के लिए क्या करते हैं कि ये लोग रिट दायर कर देते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर उसमें अगर जांच करते हैं, अगर पता चलता है कि अगर वो वैलिड है या फिर योग्य है, तब तो वो उस पद पे बना रहेगा। अगर वो वैलिड या योग्य नहीं है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। ये अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद क्या है? 32 और हाई कोर्ट का क्या है? 226। तो ये इस प्रकार से आपके क्या हो गए हैं? पांच क्या हो गए? 5 प्रकार के रिट हो गए। तो हम बार बार कहते हैं इसको आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा क्या है? परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेक्षण है, पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख। आगे हम देखते हैं ये अनुच्छेद 33 है, 34 है और 35 है और तीनों में संसद है। तीनों में क्या है? संसद है। तीनों में संसद है। तो अनुच्छेद 33 है, 34 है, 35 है। तो 33 में क्या है? आपको याद रखना है कि संसद के पास ये अधिकार है, वह सैनिकों के सभी मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या है कि संसद जो है सैनिकों के सभी मौलिक अधिकार को छीन सकती है। जैसे हम कह दें नींद लेना मेरा एक क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, 21 हो गया। और जैसे हम कह दें आपका कि जैसे हम कह दें विदेश जाने का अधिकार है। जैसे हम कह दें हम आज से 10 दिन बाद कहाँ जाना चाहते हैं? स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। तो ये हम क्या है और उस दौरान क्या है आपातकाल लग गया है, क्या हम नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे। लेकिन अगर हम जैसे कह दें जैसे हम सैनिक हैं और 10 दिन बाद स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं और भारत में क्या आपातकाल लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है किसी भी सैनिक के क्या मौलिक अधिकारों को संसद क्या है छीन सकती है। तो अनुच्छेद 33 याद रखिएगा कि सैनिकों के सभी मौलिक अधिकारों को संसद छीन सकती है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद जो है सैनिक के सभी मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। अब देखेंगे 34 क्या है। तो 34 में ये देखिएगा कि अगर किसी विशेष एक स्थान में किसी एक स्थान में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ थोड़ा आप याद रखिएगा, जैसे आपातकाल होता है तो आपातकाल पूरे देश में लागू हो जाता है। तो मार्शल लॉ किसी देश के एक छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है और उस छोटे से हिस्से में अगर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ के जो नियम कानून है संविधान के अनुसार ना होकर कि वहाँ सैनिकों के अनुसार जो कानून बन जाते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग किसी दिन बता देंगे। आपको ये याद रखना है कि अगर मार्शल लॉ जो है पूरे देश में नहीं लगता है, ये जो है आपको किसी एक विशेष स्थान पर लग जाता है। अगर पूरे देश में लगता है तो हम कह सकते हैं वो आपातकाल हो जाएगा। तो मार्शल लॉ के दौरान भी क्या होता है कि किसी एक विशेष स्थान के आम नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं और ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जैसे हम कह दें कि 20 और 21 का जो मौलिक अधिकार होते हैं ये इनका कभी हनन नहीं होता, लेकिन मार्शल लॉ के दौरान क्या होता है किसी एक जैसे हम कह दें कोई एक छोटा सा शहर है वहां पे अगर मार्शल लॉ हो जाता है, लागू हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि वहां के जो आम नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकार हैं तो उनको क्या है? छीन लिया जाता है। आज तक भारत में कभी भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है। अब यहाँ देखेंगे 35 में क्या है? संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है, 35 में किया गया है। आपने देखा होगा 370 जब हटाया गया है तो इसी के बारे में काफी चर्चा चल रही थी। अब यहाँ ये देखेंगे कि जैसे मौलिक अधिकार हैं, भारत के जितने भी सभी आम नागरिक हैं सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और हम कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान 20-21 का हनन नहीं होता, बाकी सभी मौलिक अधिकार जो है उनका हनन हो जाता है। हनन का मतलब होता है कि सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त होने के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 जो है ये आपका विदेशियों को प्राप्त है। 20 है, 21 है, 21A है, 23 से 24 है और 25 से 28। तो ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के नागरिकों को प्राप्त होने के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त क्या है? मौलिक अधिकार है। तो आपके पेपर में ये बनेगा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार
है जो विदेशियों को प्राप्त है या फिर नहीं है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो क्या है, ये विदेशियों को, भारत के जो नागरिकों को प्राप्त तो है, इनके साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये आपका हो गया मौलिक अधिकार। अब यहाँ बार बार हम चर्चा किए हैं कि 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं होता है। तो आपको याद रखना है 352 क्या होता है, तो 352 आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है कि अनुच्छेद 20 और 21 ये नहीं छीने जाते आम नागरिकों के, और इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कौन से मौलिक अधिकार छीने नहीं जाते हैं, 20 और 21 को नहीं छीना जाता है, बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या है, ये छीन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये भी जानना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कुल 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार लग चुका है। 1962 में चीन के युद्ध के समय, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक विद्रोह के आधार पे। आंतरिक विद्रोह के आधार पे क्या 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाया है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो कुल 3 बार आज तक क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये हम लोगों का क्या है, ये मौलिक अधिकार है। तो हम लोग की तैयारी करते हैं, लेकिन ये भी हमको जानना चाहिए कि हमारा जो कानून बना है, संविधान बना है, तो उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग क्या है, जानकारी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आज का आपका क्वेश्चन होगा, आज का क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे हम कह दें जेट विमान है या समुद्री जहाज है, इनकी गति किन में मापी जाती है? 2 क्वेश्चन है। जेट विमान और समुद्री जहाजों की गति मापने की इकाई क्या है? जेट विमान और समुद्री जहाजों की गति को मापने की इकाई क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।